अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। Okay, we are starting our lecture. Nature and importance of plant diseases. प्लांट डिजीज़ की इम्पोर्टेंस अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है तो एक्चुअली आपने डिजीज़ के नाम लिखने होते हैं और मोस्टली वो चीज़ें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होती हैं कि हिस्ट्री के हवाले से कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्लांट डिजीज़ की, कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहे हैं हिस्ट्री में जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प आउट किया। तो प्लांट डिजीज़ की इम्पोर्टेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि powdery and downy mildew of grape was observed in France in between 1851 and 1878। और ये तमाम जो इवेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं एक्चुअली ये वो इवेंट्स हैं जिन्होंने उस डिजीज़ को समझने में बहुत किरदार अदा किया और उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस पर्टिकुलर क्रॉप को। जैसे कि कॉफ़ी रस्ट को ऑब्जर्व किया गया साइलोन में और अब श्रीलंका में भी ये पाया जाता है। In the 1870s, Fusarium wilts of cotton and flax, southern bacterial wilt of tobacco, Sigatoka leaf spot, and Panama disease of banana in Central America. All of these diseases were observed or were grown rapidly in from 1900 to 1965. Black stem rust of wheat 1916, 1935, 1953 to 54 ये टाइम पीरियड थे जिनमें इन डिजीज को ऑब्जर्व किया गया। Southern corn leaf blight in 1970 in the US, Panama disease of banana in Asia, Australia, and Africa. Coffee rust in Central and South America from 1960 till now it is present.
इम्पॉर्टेंट फेमीन, इस चीज़ का तस्करा हमने पहले भी पढ़ा था, जिसे हम आयरिश फेमीन के नाम से जानते हैं। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से हुई, जिसका कॉजिंग एजेंट है फाइट ऑफ थ्रो इन्फेस्टेंस। इन 1845 दिस डिजीज अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रॉयड द होल पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड, जिसकी वजह से मोर देन 12 मिलियन मोर देन 1.5 मिलियन पीपल जो डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जो कि आयरिश पॉपुलेशन का अबाउट 12.5% थी। और कुछ 19% लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया था अमेरिका की तरफ ड्यू टू दिस फेमिन, क्योंकि खाने को वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। कॉफी रस्ट को ऑब्जर्व किया गया श्रीलंका में इन मिड 1800s. Coffee and tea were equally consumed in England because they were available in plenty. Sri Lanka, Malaysia, and India were major growers. Sri Lanka used to produce maximum coffee in that time period. In 1867, coffee rust attacked the plantation in Sri Lanka, and by 1893, exports of coffee from Sri Lanka had declined by 93%. इतना ज़्यादा 1800 में अटैक इतना ज़्यादा हो गया था इस डिजीज़ का कि मोर देन 90% एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी श्रीलंका से। उसकी वजह से श्रीलंका जो है वो फिर टी प्लांटेशन की तरफ मूव हुआ। However, before that, Sri Lanka was a major grower of coffee. Scope and objectives of plant pathology. Scope and responsibilities of plant pathology is unlimited. Ultimate goal is to prevent and control plant diseases, which are very much important to us. Responsibilities of the science of plant pathology can be told as or summarized as कि हमें क्या करना होता है, etiology, symptoms, predisposing factors and recurrence of such disease, यानी disease की पूरी पैथोलॉजी को समझना कि कैसे हो रही है, कैसे फैल रही है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं, हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें पढ़ना। दिस ब्रांच फोकस on understanding how cues, pathogen and environments interact to cause plant diseases and to understand how to control that particular disease. When we say that a plant is diseased, हम कब ये मानते हैं कि plant जो है वो diseased है? Disease in plants can be defined as a series of invisible and visible responses of plant cells and tissues to a pathogenic organism or any environmental factor that result in adverse changes. यानी कोई भी चेंज अगर हो रहा है, चाहे वो आपको नज़र आए या नहीं आए, सेल के अंदर या बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर, और उससे एक एडवर्स चेंज आए प्लांट की फॉर्मेशन में या उसकी फंक्शनैलिटी में, एक हालत के अंदर, तो हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो डिजीज़ है। ठीक है, ये जो फैक्टर है जो वो कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। डिजीजेज हमेशा किसी ना किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा डिजीजेज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ए बायोटिक डिजीजेज हैं। ठीक है, प्लांट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, तो हम उन्हें पैथोजेनिक डिजीज कहते हैं। When the ability of the cells of a plant or plant part to carry out one or more essential factors is interfered by either a pathogenic organism or an adverse environmental factor, the activities of cells are disrupted. Obviously, जब भी कोई एडवर्स फैक्टर होगा, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जो एक्टिविटी होगी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा, वो उसमें हिंड्रेंस आएगी। ठीक है, उसमें डिस्ट्रप्शन होगी, या तो सेल फंक्शन ठीक नहीं करेगा या फिर सेल जो है वो डेड हो जाएगा, एंड इवेंचुअली पूरे के पूरे प्लांट की फॉर्मेशन पे उसका असर पड़ेगा। द विजिबल चेंजेस आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। जो भी विजिबल चेंज आता है जिसे हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकें, उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। द विजिबल और अदरवाइज मेजरेबल एडवर्स चेंज इन अ प्लांट produced in reaction to infection by an organism or to an unfavorable environmental factors are a measure of the amount of disease. कितना इन्फेक्शन है, हम ये कैसे समझते हैं, कितने ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम है, हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा, कितना किस हद तक प्लांट अफेक्टेड हो चुका है। पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that happen in a succession during a pathogenic relationship of pathogen and host which leads to disease। यानी वो पूरा अमल जिसमें
जिसके थ्रू एक डिजीज डेवलप हो, डिजीज का इन्फेक्शन होना, फिर डिजीज का डेवलप होना, फैलना, ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द ओरिजिन, development and resultant effects of disease from the initial appearance of disease all the way to its end stages। डिजीज का इनोकुलेशन होना, डिजीज का डेवलप होना, फिर फैलना, हत्या के प्राण की डेथ हो जाए, या फिर पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए उस पैथोजन का, ये पूरा प्रोसेस जो है ये पैथोजेनेसिस कहलाता है। The term pathogenesis comes from Greek word for disease and beginning. The study of pathogenesis is important to diagnose and managing the disease. Factors affecting disease development. This is a major topic of today's lecture. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज को डेवलप करने में अपना किरदार अदा करते हैं, या मेजर इवेंट्स क्या हैं? इनोकुलेशन, penetration, infection, invasion, reproduction, dissemination, and survival. These are the major events or factors. Inoculation, it is the process by which the pathogen come in contact with its host. पैथोजन का होस्ट के साथ कांटेक्ट में आना, ये एक सबसे पहला अमल होता है किसी भी इन्फेक्शन के होने के लिए। ठीक है, इनोकुलेशन इज द इनिशियल कांटेक्ट at the site with the site of plant where infection can be possible. The pathogen that lands or brought into contact with the plant is called inoculum. वो जब पैथोजन किसी प्लांट के साथ या किसी भी होस्ट के साथ कांटेक्ट में आता है और जो उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो सकता हो तो उस पैथोजन को हम कहते हैं कि वो इनोकुलम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनोकुलम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनोकुलम दैट सर्वाइव्स डोरमेंट in off season and originate infection during crop season is called primary inoculum, and the infection it caused is called as primary infection. If the infection is produced from primary infection, then it is called as secondary infection and the inoculum will be called as secondary inoculum। यानी एक infection हुआ ऐसे रेस्टिंग स्पोर की वजह से जो कि सॉइल में प्रेजेंट था ऑलरेडी, ओके, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। इनोकुलम को हमने कहा प्राइमरी इनोकुलम, इन्फेक्शन को हमने कहा प्राइमरी इन्फेक्शन। दिस इन्फेक्शन, अगर ये इन्फेक्शन दोबारा फैले यानी ये लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होने लगे, एक्सक्यूज मी, ओके, तो प्राइमरी मतलब क्या है? इन्फेक्शन अगर सॉइल में प्रेजेंट है या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है जो कि सॉइल में मौजूद है या इन्वायरमेंट में मौजूद है, और वहाँ से जब वो पहली बार इन्फेक्शन फैलाए तो ऐसे इन्फेक्शन को हम कहते हैं कि वो प्राइमरी इनोकुलम, यानी स्पोर आया, हवा से होता हुआ आया, या ज़मीन में किसी रेस्टिंग स्पोर की फॉर्म में प्रेजेंट था, स्क्लोरेशिया की फॉर्म में प्रेजेंट था, या कोई हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, उसके ऊपर फल फूल रहा था और वहाँ से फिर क्रॉप के ऊपर लगा, तो दैट इन्फेक्शन इज अ प्राइमरी इन्फेक्शन, और इनोकुलम को हम कहेंगे प्राइमरी इनोकुलम। लेकिन जब प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन हो गया और फिर वहाँ पे इनोकुलम ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, पैथोजन ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, दोबारा स्पोर्स बनाए, दोबारा स्पोर्स को डिसेमिनेट किया, फैलाया, और फिर दोबारा इन्फेक्शन कॉज हुआ, चाहे वो सिमिलर प्लांट पे हो या किसी और प्लांट के ऊपर हो, हम ऐसे इन्फेक्शन को कहते हैं कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, और इनोकुलम को हम कहते हैं कि सेकेंडरी इनोकुलम है। समझ आ रहा है? यस मिस। मिस मुझे कंफ्यूजन है अभी भी सेकेंडरी वाले में। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा बोलिए। मिस मुझे सेकेंडरी वाला अभी समझ नहीं आया मिस सही से। इन्फेक्शन अगर एक दफ़ा हो चुका है, प्लांट के ऊपर पहले ही पैथोजन मौजूद है, ठीक है, उस पैथोजन ने एज वेल डेवलपमेंट तो पैथोजन करेगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रही होगी, ठीक है, तो इस पूरा लाइफ साइकिल मुकम्मल होगा उसका, उसके
जो है वो माइसीलिया बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, स्पोर बनेगा, ठीक है। अब वो स्पोर जब दोबारा फैलेंगे, यानी इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है और उसी इन्फेक्शन में से जब मजीद दोबारा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम कहेंगे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। यानी एक ही मिस क्रॉप हमने मतलब लगाई उससे और क्रॉप के ऊपर पहली बार इन्फेक्शन आया और फिर दोबारा इन्फेक्शन आ गया, या सराउंडिंग क्रॉप्स में फैला थोड़े टाइम पीरियड के बाद, लेट से 15 दिन के बाद या महीने के बाद, तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और अगेन स्पोर्स बने हैं और वो स्पोर्स दोबारा फैले। सही। सही मिस मतलब दूसरी क्रॉप्स को भी लग गया है उसी हाँ, मतलब चक्कर में। सराउंडिंग क्रॉप्स में लग गया या प्लांट के ऊपर ही दोबारा लग गया, यानी जो बचे कुछ पत्ते थे उनके ऊपर भी अगर आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन मुस्तकिल फैल रहा है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, और वो आप देखें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कि अचानक से एक अमाउंट डबल हो गया इन्फेक्शन का, तो इट इज प्रूवन कि ऑब्वियसली इट इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, और इनोकुलम जो है वो सेकेंडरी इनोकुलम है, और ये होगा, जाहिर सी बात है ये बनेगा, इन्फेक्शन दोबारा होगा ही, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो स्पोर जो है वो फैलते रहेंगे। मिस ये प्राइमरी इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद ही सेकेंडरी होगा? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है खत्म, अगर इन्फेक्शन खत्म कैसे होगा, इन्फेक्शन खत्म तो तब होगा अगर आपने कंट्रोल कर लिया होगा, ठीक है। अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं इन्फेक्शन को, यानी हमने कोई फंजीसाइड स्प्रे नहीं किया, हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, तो फिर तो ऑब्वियसली जो है वो स्पोर जो है वो फैलते रहेंगे, बनते रहेंगे और फैलते रहेंगे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन अगर कंट्रोल हो गया है, रुक गया है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं। सही। ओके, Yes? सही है मिस। यस। मिस अगर हम कोई क्रॉप लगाएं और उसको हार्वेस्ट कर लें, उसमें तो इन्फेक्शन था, और अगर उस जगह पर दोबारा क्रॉप लगाई जाए तो उसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा? नहीं, देखिए आप फौरन तो क्रॉप कभी भी दोबारा नहीं लगाते हैं, उस इन्फेक्शन को हम सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं कहेंगे जो दोबारा होगा। आप जब सीजन आएगा आपकी क्रॉप लगाने का, आप तब दोबारा जब क्रॉप लगाएंगे, तो अगेन जब इन्फेक्शन पैदा होगा वो प्राइमरी इन्फेक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्रॉप पे वो पहली बार हो रहा होगा, या उस सीजन में वो पहली बार हो रहा होगा। सही। ओके, और उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा? हाँ, अगर वही इन्फेक्शन फैल रहा है तो फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा। ठीक है। इनोकुलम की सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, ये मैंने अभी आपको जुबानी पे बताया कि सॉइल से आ सकता है, जैसे कि सॉइल से बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगस भी आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है राइजोकोटोनिया एंड स्क्लेरोशीनिया। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट से फैल सकता है, सीड्स, कटिंग्स, बल्ब्स, कॉर्न्स, ट्यूबर्स, यानी ये स्टोरेज ऑर्गन्स जो हैं ये अगर ज़मीन में रह जाएं, या हम ही बाज़ दफ़ा हमारी हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती या हमारी हैंडलिंग अच्छी नहीं होती, हम अक्सर ये होता है कि जो चीज़ सही नहीं लग रही होती उसे वहीं क्रॉप में छोड़ देते हैं कि अच्छा है वहीं गल सड़ जाएगी और खाद बन जाएगी, ये समझा जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑर्गेनिक मैटर छोड़ रहे हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर अगर क्लीन भी नहीं है, तो फिर वो इन्फेक्शन की सोर्स बनता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को कभी भी अपनी फील्ड में नहीं छोड़ते हैं। डिजीज डेब्रिस, अगेन वही ऑर्गेनिक मैटर जो है अगर वो डिजीज्ड है, तो वो जैसे पत्ते हैं, घास फूस है, अगर वो डिजीज्ड है तो वो एक इन्फेक्शन की सोर्स बनेगा। ऐसे डेब्रिस के ऊपर ज़्यादातर जो हैं वो अल्टरनेरिया, फाइटोफथोरा और फ्यूजेरियम, इस तरीके की स्पीशीज़ जो है वो ग्रो करती हैं। कोई ऑल्टरनेट होस्ट अगर प्रेजेंट है तो उससे भी डिजीज़ फैलेगी, यानी कि आपने एक क्रॉप हार्वेस्ट की और आपने दूसरी क्रॉप लगा दी, अगेन जो दूसरी क्रॉप आपने लगाई है वो भी ससेप्टेबल वैरायटी ही थी या ससेप्टेबल होस्ट था, यानी एक जो क्रॉप है ज़रूरी नहीं है कि जो पैथोजन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो आपने पहले क्रॉप हार्वेस्ट की थी उसी के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करे, दोबारा जो क्रॉप लगाई उसके ऊपर भी वो इन्फेक्शन कर सकता था, तो ऑल्टरनेट होस्ट मिल गया उसे, ठीक है। तो इस तरीके की एग्जाम्पल हमें रस्ट डिजीज में देखने को मिलती हैं कि वो एक से दो या 3 क्रॉप्स के ऊपर, 3 डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर इन्फेक्शन आता है, ठीक है। कोलैटरल होस्ट यानी जो है साइड बाय साइड अगर और कोई क्रॉप्स प्रेजेंट हैं तो उनके ऊपर भी इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इन्फेक्शन की सोर्स जो है वो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा पेनिट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच पैथोजन एंटर इट्स होस्ट। The process is divided into pathogens penetrate plant surfaces by direct penetration of cell wall through natural openings or through wounds. Natural openings क्या हो सकती हैं? नेचुरल ओपनिंग सेल वॉल, अगर हम किसी लीफ की बात करें तो लीफ के ऊपर नेचुरल ओपनिंग होगी स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ओपनिंग हो जाएगी, या कहीं कोई अगर जख्म लगा हुआ है, पत्ता कहीं से स्क्रैच हो गया है, या कहीं से कोई कट लग गया है स्टैम के ऊपर, तो वहाँ से फिर पेनिट्रेशन हो सकती है फंगस हाइफी की।
Most of the fungi penetrate through one of these ways. Bacteria enter in plant mostly through wounds. ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो किसी न किसी wound से enter होते हैं, whereas viruses and viroids and protozoa enter through wound made by vector. ये भी wounds के थ्रू enter होते हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए ना, वेक्टर चाहिए, यानी कोई थर्ड पार्टी चाहिए एंटर होने के लिए, क्योंकि ये खुद से एंटर नहीं हो सकते वायरसेस एंड वायरवाइड्स एंड प्रोटोजोआस, क्योंकि ये जो है वो इनके अंदर मोबिलिटी नहीं होती, और ये जो है हम इन्हें कहते हैं कि ये क्योंकि खुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, तो इन्हें कोई ना कोई लिविंग बॉडी चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। Infection is the process by which pathogens establish contact with susceptible cells or tissues of the host. One second. It is a process by which pathogens establish contact with susceptible cells or tissues of the host and procure nutrients from them. In other terms, establishment of organic relationship of the pathogen with susceptible cells of the host is called as infection. एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना सेल, होस्ट के सेल और पैथोजन के सेल के दरमियान, ये कहलाता है इन्फेक्शन। होस्ट के लिए ये जो रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल नहीं होता, और पैथोजन के लिए रिलेशनशिप बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर पैथोजन जो है वो होस्ट से एक न्यूट्रिएंट जो सप्लाई है या ऑर्गेनिक सप्लाई है, खाने की सप्लाई वो हासिल करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। There are many types of infection. Successful infections result in the appearance of symptoms. इन्फेक्शन की टाइप का मतलब कि कौन किस किस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। डिस्कलरेशन हो सकती है, माल फॉर्मेशन हो सकती है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, नेक्रोटिक एरियाज बन सकते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो कि डेड हो चुके हैं, पैची हैं, डार्क कलर्ड के हैं ऑन द होस्ट प्लांट्स। दीज आर टर्म्स एज लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो किसी एक पार्ट से होना शुरू होगा और ऐसा ऐसा फैलेगा और पूरी प्लांट बॉडी में फैलेगा, ठीक है। Some infection remain latent, they do not produce symptoms right away, but at a later they appears during favorable environmental conditions and suitable host. यानी इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन इन्फेक्शन सम टाइम जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, अर्ली सिम्टम्स नहीं आते, बहुत लेट सिम्टम्स आते हैं, यानी जब तक पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैल चुका होता है उसके बाद प्लांट जो है वो सिम्टम्स देना शुरू करता है, यानी बज़ाहिर अपीयरेंस में कोई खास चेंज नहीं आता, लेकिन फिर अचानक से चेंज अपीयर होता है। जैसे कि लेग ब्लाइट ऑफ पोटैटो में हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि अक्सर इन्फेक्शन जो है वो फैल चुका होता है पोटैटो डिजीज के अंदर, पोटैटो प्लांट के अंदर, लेकिन अपीयर नहीं होता, बिल्कुल लेटर स्टेजेस में अपीयर होता है जब तक क्रॉप जो है वो अच्छी खासी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। इन्वेजन। मिस पैथोजन को कैसे पता चलेगा कि ससेप्टेबल सेल्स कौन से हैं प्लांट्स के? ससेप्टेबल सेल्स नहीं, प्लांट ही पूरा ससेप्टेबल होता है, और ये तो एक केमिकल इंटरेक्शन है, और ये तो एक जेनेटिक इंटरेक्शन है, और ये तो बहुत ही डिटेल एक अलग सा टॉपिक है। देखिए, एक जेनेटिक से कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं क्या कहना चाहिए, मुझे भी जुबान पे नहीं आ रहा है वो वर्ड। एक कॉम्बिनेशन पैटर्न प्रेजेंट होता है, तुम ऐसे समझ लें कि जेनेटिक जीन्स के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक पैटर्न होता है जहाँ पे कि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ मैच नहीं हो सकती है, आप यूँ ऐसे समझ लें, ठीक है। तो फिर वहीं पे और दूसरी चीज़ ये भी कि कुछ केमिकल स्टिमुलेंट्स मौजूद होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे, जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ केमिकल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, स्मेल होती है जिनकी ऐसी, जो कि किसी पैथोजन को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें अवे करते हैं कि भाई हमारी तरफ इन्फेक्शन ना हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस डिजीज डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। एक तो जेनेटिक, मिस हर प्लांट के अलग स्टिमुलेंट्स होते होंगे? जी बिल्कुल, हर स्टिमुलेंट जो है वो अलग अलग होते हैं कि कोई केमिकल जो है वो सपोर्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट को, कोई नहीं करता है। कुछ प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, यानी बहुत अच्छे वो होते हैं, और
कुछ प्लांट जो है वो इन केमिकल से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक होता है, इसे हम कहते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब कि कुछ प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने सराउंडिंग में इनफैक्ट डिफरेंट प्लांट्स को भी ग्रो नहीं होने देते। ठीक है, ये ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स के नेचर के, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं डिफरेंट। तो ये जो एक पैटर्न है केमिकल प्रोडक्शन का, ये पैथोजेंस को बाज़ दफ़ा अट्रैक्ट भी करता है और बाज़ दफ़ा उन्हें रिपेल भी करता है। ठीक है, तो इसलिए और दूसरी चीज़ कि समटाइम्स जो है वो होस्ट और जो पैथोजन का जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो सिमिलर टाइम पीरियड पे हो रहा होता है। यानी जो फेवरेबल जो एनवायरनमेंट पैथोजन फेवर कर रहा है वही एनवायरनमेंट होस्ट फेवर कर रहा है। तो अगर दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी तो दोनों को फ़ायदा होगा, सॉरी पैथोजन को फ़ायदा होगा। तो पैथोजन के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो ऐसे होस्ट की तरफ जाए जो कि उसके साथ साथ ग्रो करे, यानी वही टेम्परेचर दोनों चीज़ें वही टेम्परेचर फेवर कर रही हैं, यानी गर्मी फेवर कर रहे हैं या सर्दी का मौसम फेवरेबल है दोनों के लिए। तो फिर होस्ट और पैथोजन का रिलेशन इस तरीके से भी बनता है। invasion, the spread of pathogens into the host are called invasion. Various pathogens invade hosts in different ways to different extent. Ectoparasite, when pathogenic fungi produce mycelia on the surface of plants but send hostoria into the epidermal cells. एक्टोपैरासाइट मतलब पैथोजन वैसे तो बाहर नजर आपको आएगा, बाकायदा जो उसके माइसीलिया है वो ज्यादातर बाहर ही होंगे, अपर सरफेस पे होंगे लीफ की या स्टेम की, लेकिन जो होस्टोरिया यानी कुछ ऐसे माइसीलिया होते हैं, कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जो कि अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इन पेनिट्रेटिंग हाइफी को हम कहते हैं होस्टोरिया। ठीक है, ये होस्टोरिया जब पेनिट्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि ये फूड एब्जॉर्ब कर सके। ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे माइसीलिया को फूड प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल है पाउडरी मिल्ड्यू। एंडोपैरासाइट, some fungi produce mycelia that grows only in the area between cuticle and the epidermis. ये एपिडर्मिस और क्यूटिकल के बीच में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये अंदर पेनिट्रेटेड होते हैं। इनके एग्जाम्पल के अंदर जो है जो विल्ड फंजाई हैं जैसे कि फ्यूजेरियम है, जो मतलब रूट्स के अंदर ज़्यादातर जो होती हैं, रूट के अंदर जब फंजाई पेनिट्रेट करती है तो विल्टिंग कॉज करती है। विल्टिंग का मतलब कि प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है और वो सूख रहा है। ठीक है, और फिर वायरसेस भी इसी तरीके से अंदर पेनिट्रेट करके ग्रो करते हैं। देन एंडोपैरासाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबक्यूटिकुलर पैथोजेंस। इसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो एपिलिस कैब है, फिर सब एपिडर्मल पैथोजन यानी कि रस्ट, एंड वेस्कुलर पैथोजन यानी सूडोमोनास। सब क्यूटिकुलर, सब एपिडर्मल एंड वेस्कुलर यानी किस हद तक कितनी लेयरिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट है। क्यूटिकल और एपिडर्मल के बीच में सब क्यूटिकुलर, एपिडर्मस की लेयर के अंदर, एपिडर्मस की लेयर के ऊपर और फिर उसके नीचे, तो फिर रस्ट पैथोजन ऐसे होते हैं। अगर कोई पैथोजन जो है वो वेस्कुलर रीजन तक पहुंच गया यानी जाइलम एंड फ्लोएम तक पहुंच गया है तो वो वेस्कुलर पैथोजेंस कहलाते हैं। कुछ पैथोजेंस वो हैं वो एक्टो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी वो जो है वो आइदर बाय ग्रोइंग डायरेक्टली थ्रू द सेल्स एज एन इंट्रासेलुलर माइसीलियम और बाय ग्रोइंग बिटवीन द सेल्स एज एन इंटरसेलुलर, यानी ये सेल के अंदर भी चले जाते हैं और इन बिटवीन द सेल्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसे पैथोजन की एग्जांपल है पोटैटो कैंकर जिसका नाम है कॉर्टिसियम सोलेनाई। मिस यस, मैं आपको ये बोला था, मैं साहब ये जो बताई थी ना प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर के मतलब जोलॉजी के ज़्यादातर बताई थी कि प्लांट के इस तरह के पार्ट्स जो उसके अंदर घुस जाते हैं, तो मैं इसकी कोई नेट पे कोई सुटेबल पिक्चर लेके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी बाद में आप, या कोई पिक्चर सेंड कर देंगी ग्रुप पे? तो बस असल में कुछ बायो के नहीं है इसलिए, बायो बैकग्राउंड के एक्चुअली ये नहीं है हाँ इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं एक्चुअली फंजाई की जो डेवलपमेंट है और जो डिजीज़ का पूरा जो साइकिल होगा ये तो आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इमेजेस इतने नहीं ऐड किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आप जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होंगी, ये पूरी डायग्रामेटिक ही लाइफ साइकिल होगी, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ जुबानी होगी। ठीक है, ओके मिस। ठीक है, और फंजाई का टॉपिक जब डिटेल में आप पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ डिजीज डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फंजाई के स्ट्रक्चर की इतनी कोई डिटेल इन्वॉल्व नहीं है, पर्टिकुलर डिटेल। जब फंजाई का जब लेक्चर मैं आपको दूंगी तो उसके अंदर सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन होंगी। देन रिप्रोडक्शन, प्लांट पैथोजेंस जो है वो रिप्रोड्यूस इन वैरायटी ऑफ वेज।
स्पोर्स के थ्रू डेवलपमेंट अगर हो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। और अगर जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मेट अप करें, ये किस तरीके से होगा जब आप फंजाई का टॉपिक अगेन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंजाई में रिप्रोडक्शन के पैटर्न कितने डिफरेंट हैं, किस किस तरीके से होती है। ठीक है, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं। पैरासिटिक हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक प्लांट, जैसे कि सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस एंड वायरोइड्स आर रेप्लिकेटेड बाय द सेल और विद इन द सेल्स। निमाटोड जो है वो एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। डिसेमिनेशन कैसे होता है, यानी फैलाव कैसे होता है? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ इनोकुलम आइदर पैसिवली और आइदर एक्टिवली। पैसिवली का मतलब कि कोई और किसी और चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि विंड, वाटर, इंसेक्ट, मैन, एनिमल्स, मशीनरी। और एक्टिवली अगर हो यानी मूव ऑन ओन पावर, सम बैक्टीरिया एंड फंगल स्पोर्स आर एक्सपेल्ड फोर्सिबली, यानी जब उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जब वो रप्चर होती है तो वो इतने प्रेशर से रप्चर होती है कि स्पोर्स दूर तक फैलते हैं। तो इस तरीके के डिसेमिनेशन को हम कहेंगे कि एक्टिवली डिसेमिनेट हो रहे हैं खुद से। लेकिन ज़्यादातर डिसेमिनेशन जो है वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही हो रहा होता है, नहीं पैसिवली हो रहा होता है, या हमारे अपनी वजह से होता है, या हवा पानी वगैरह की वजह से, किसी ना किसी और एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा होता है। ओके, अच्छा, नाउ आई एम एंडिंग this session and I'm going to start next session. Okay, join in the next session.